26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। साफ लफ्जों में कहूं तो इंडियन रिपब्लिक डे। संविधान को लिखने का रीजन क्या था एंड क्या आज भी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडियन जुडिशरी सिस्टम इसे सही तरह से फॉलो भी करते हैं या नहीं। और आखिरी में हम जानेंगे भारत के उन वीरों के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो चुका है। President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic, and detachments of India's forces march down Delhi's Kingsway. मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर। जैसे कि हम सभी को पता है, हमें ब्रिटिश राज से आजादी मिली 15 अगस्त साल 1947 को, और इस आजादी को दिलाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स का जमकर विरोध किया, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के बाद हमारे देश के पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। क्या देश को आजादी दिलाने के बाद ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड लॉज को हम फॉलो करते? बिल्कुल भी नहीं। तो देश को आजादी दिलाने के ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई संविधान लिखने के लिए, जिसका नाम रखा गया द ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स थे। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगर, एन माधव राव एंड टी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी किसी बोझ से कम नहीं थी, क्योंकि इसी लॉज एंड रूल्स के बेसिस पर हमारा देश रन करने वाला था। कास्ट, रिलीजन, मिनॉरिटी, रूल्स, जुडिशरी एटसेट्रा, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक किताब लिखनी थी जिसके बेसिस पर हमारा देश चलता। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत ही लंबा समय लिए और 60 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स को रीड किए, जिससे कि उन्हें एक आइडिया मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखने का। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 बड़े पावर्स में डिफाइन किए। चलिए समझते हैं। नंबर 1, द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में वो लोग शामिल होते हैं जो देश को चला रहे होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एटसेट्रा। और हमारे देश में कई बार ये पूछा जाता है कि पीएम और प्रेसिडेंट में पावरफुल कौन है। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के दिए गए सलाह और सहायता के बाद काम करना है, जिससे कि साफ साफ ये डिफाइन हो जाता है कि काउंसिल में सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। पॉइंट नंबर 2, द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वाला पार्ट डिफाइन करता है पार्लियामेंट को। जैसे कि हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। हर हाउस को 6 महीने में एक बार सिटिंग करनी ही होती है, और कई सारे केसेस में जॉइंट सिटिंग भी कराई जाती है, जहां पर हमें ऐसे डिबेट्स देखने मिलते हैं। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। पॉइंट नंबर 3, जुडिशरी। अब बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंस चैप्टर स्टिमुलेट किया गया यूएसए के जुडिशरी सिस्टम से पूरी तरह से नहीं, सम काइंड ऑफ इंस्पायर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें हमें देखने मिलता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शामिल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि जुडिशरी पर किसी का भी जोर नहीं होगा, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना ही किसी इंडिविजुअल का। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस के बेसिस पर फैसले कर सकेंगे। मगर एक मिनट, क्या आज भी पैसे और पावर के जोर पर गुनहगार बच नहीं निकलते? अब क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी एक दलित थे और वो बचपन से ही अनटचेबिलिटी का शिकार रहे थे। एक स्टोरी उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स में भी उन्हें नीचे बैठाया जाता था। इनफैक्ट वो किसी बच्चे से बात भी नहीं कर सकते थे, उनके साथ बैठना तो दूर की बात है। तब भी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी इकोनॉमिक्स एंड लॉज की पढ़ाई पूरी करी। इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स के राज में ही कई बारी दलितों के समर्थन पर कई सारे मुद्दे उठाए, जैसे कि उस वक्त कम्युनल वोटिंग चला करती थी। एज फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम को वोट दिया करते थे, हिंदूज को वोट दिया करते थे, क्रिश्चियन को वोट दिया करते थे, और सिक्स को वोट दिया करते थे। लेकिन वहां पर दलितों के लिए कोई जगह नहीं थी वोट देने के लिए। ऐसी कई सारी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया अंडर द आर्टिकल ऑफ 70। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस पर रोक लगवाई गई और सभी लॉज को इक्वालिटी एंड फ्रीडम के साथ रह सकने के तौर पर बनाया गया। ऐसे 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में।
और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखे थे। ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बुक सबमिट कर दी जाती है। लेकिन एक सेकेंड, रिपब्लिक डेट तो 26 जनवरी की है। जी हाँ, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साल 1929 में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को आजादी देने पर एक शर्त रखी थी, द डोमिनियन स्टेटस, जिसका मतलब होता है कि आजादी तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन उस पर कंट्रोल हमेशा ब्रिटिशर्स का होगा। इस मुद्दे पर नेहरू जी ने एक प्रोटेस्ट जारी किया, जिसका नतीजा यह निकला कि ब्रिटिशर्स को अपनी इस शर्त को वापस लेना पड़ा। और फिर 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक छोटी सी आजादी का आगाज हुआ, जिसे नेशनल डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आफ्टर 20 इयर्स गवर्नमेंट ने इसी डेट को फाइनलाइज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने के लिए, और तब से हम 26 जनवरी को ही द रिपब्लिक डे मनाते हैं। वक्त बीतते के साथ एज ऑफ 2021 395 आर्टिकल से 448 आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और 22 पार्ट से इसे 25 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स पर बात हो सकती है, जिस वजह से शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को समझा दूंगा। 26 जनवरी एक नेशनल रिपब्लिक डे है और अभी पैट्रियोटिक फिल्म्स का वेव भी चल रहा है, जहाँ पर हमें सीतारामम, मिशन मजनू जैसी मूवीज़ देखने मिल रही है, जिनमें हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे CBI को और इंडियन रॉ को कुछ मिशन दिए जाते हैं, वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं, जिन पर अगर वो फेल हो जाए तो इंडिया हाथ खड़े कर लेगी कि भैया हम ये नहीं जानते, और उस पर्टिकुलर फौजी को या उस पर्टिकुलर एजेंट को भगोड़ा या फिर गुमशुदा घोषित कर दिया जाता है। इंडिया में भी ऐसी कई सारी सीक्रेट एजेंसीज रन की जाती है, जैसे कि IB, CBI, रॉ, NIA, और इन सभी एजेंसीज के कुछ एजेंट्स पाकिस्तान में जाकर के कुछ खुफिया मिशन तब्दील करते हैं। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ: मोहनलाल भास्कर, रविंद्र कौशिक, कश्मीर सिंह, अजित डोवाल, सरस्वती राजामानी। ऐसे एजेंट्स जो अपनी ही माटी के लिए, अपने ही देश के लिए, अपने ही देश से दूर हो जाते हैं और किसी दूसरे देश की चीज़ों को अपना लेते हैं। क्यों? उन्हें क्या ज़रूरत है अपना घर बार छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाने की? वो हम सभी की तरह एक आम जिंदगी भी तो गुजार सकते हैं, लेकिन वो ये सब करते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए। तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तहे दिल से सलाम। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके जाए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, शब्बा खैर। मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में दोस्तों।